हम प्लेटफॉर्म के द्वारा जो टेस्ट सीरीज निकाला गया या प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उस प्रैक्टिस सेट को बना रहे हैं। अभी तक 16 प्रैक्टिस सेट बना दिया गया है, आज 17वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन बना दिया गया, मेनली मैथ और रीजनिंग का बनाया जा रहा है। उन सभी का लिंक नीचे कमेंट में है, देख सकते हैं। किरण पब्लिकेशन के भी सारे 20 सेट के सॉल्यूशन है, नीचे लिंक कमेंट में लिंक है, उसको देख सकते हैं आप। अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी तक आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। ठीक है। खेल के दूसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया, और तीसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा आ गया। अब उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा, देख लीजिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या है, वो 1/3 हिस्सा हार जाता, तो बचा उसके पास कितना, 1 - 1/3। ये हिस्सा उसके पास बच गया। अब इस हिस्सा का वो कुछ परसेंट हार जा रहा है, कुछ हार जा रहा है। इस हिस्सा का मतलब वो हार जा रहा है, मतलब मान लीजिए दूसरे बार में क्या है, 3/5 हिस्सा हार जा रहा है। तो उसका बच कितना रहा है इस हिस्से का, 1 - 3/5 इस हिस्से का बच रहा है दूसरे राउंड के बाद। वन माइनस 3/5 उसके पास बच रहा है दूसरे राउंड के बाद। अब तीसरे राउंड में क्या हो रहा है, वो 4/7 हिस्सा हार जा रहा है, 4/7 हिस्सा हार जा रहा है। मतलब इसका, इस टोटल का 4/7 हिस्सा हार जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 - 4/7 हिस्सा उसको बचेगा। उसके बाद इतना बचा रहेगा, तो हमें बचा हुआ निकालना है, तो यही नहीं हो जाएगा। बचा हुआ हिस्सा, ये हिस्सा है मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू एक्स होगा, मतलब कोई टोटल क्वांटिटी कुछ एक्स होगी, उसके रिस्पेक्ट में ये सब है। तो ये 2/3 है, ये 2/5 है, ये 3/7 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4/35 हो जाएगा इसका आंसर। अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो क्या बोलूँ, आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ बच्चे की तरह। पहले बार में क्या है, 1/3 हार जा रहा, तो बचा उसके पास कितना, 1 - 1/3, तो ये 2/3 उसको बच गया। ठीक, इसको हम मान लेते हैं एक्स। अब एक्स का वो हार जाएगा कितना, 3/5। तो एक्स का 3/5 हार जा रहा है, ठीक, एक्स इंटू 3/5 आ जा रहा है, तो उसका बच कितना रहा, एक्स माइनस 3/5 ऑफ एक्स, क्योंकि ये तो किसी को दे दिया, हारने का मतलब क्या, किसी को दे दिया। टोटल उसके बाद था कितना, इतना था, बचा कितना उसके पास, बचा कितना, एक्स इंटू 1 - 3/5, यही तो मैं लिख रहा था नोसा। और एक्स क्या है, 1 - 1/3, ये क्या हो जाएगा, 1 - 3/5, ऐसे एक और आ जाएगा टर्म, तो ये मैं लिख रहा था वहाँ पे। क्वेश्चन 6 अंकों की संख्या है ये, उसको 6 से विभाजन किया जाता है, जहाँ ए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ए का मान निकालना, प्राकृतिक मतलब 1 2 3 4 है ना, तो उससे हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए अब आपको क्या नंबर दे रखा, 8 7 9 3 7 1, इसको 6 से विभाग देना, मतलब 6 से इधर लिख दिया, भाग दिए। तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होता है पता है, जो लास्ट अंक है ना, अगर ये 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 4 8, 8 के बाद आता है 6, 2 मतलब 2 4 6 8 10 0, मतलब 0 2 4 6 8, ये सब अगर एक ही हो तो ये आपका मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, अब 2 से हो गया, अब 3 से डिविजिबल कब होता है ये चेक करना पड़ा, मतलब क्योंकि दोनों से डिविजिबल होगा तब जाके ये डिविजिबल होगा, है ना। 6 से, 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको भाग दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, 3 से कोई नंबर कब डिविजिबल, जब इसका सम जो होता है ना, सम डिजिट का, मतलब 8 + 7 + 9 + 3 + 7 + a, ये डिवाइडेड बाई 3 होता है, तब जाके बोलते हैं ये नंबर ना डिविजिबल होगा 3 से। तो इसको ये है 8 7 कितना, 15, 15 9 24, 3 27, 3 30, 30 + a,
30 प्लस है 32, 30 प्लस है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 7 3 10, ठीक, 10 9 19, 19 7 26, 26 8 34, ये हो जाएगा 34 प्लस ए बटा 3। अब ये नंबर कब डिविजल, ए की वैल्यू क्या में लेना पड़ेगा आपको, ए की वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए ये 34 है, 33 तो डिविजिबल है, तो मतलब एक आया तो दो यहाँ पे आना चाहिए, दो आने से हो गया, दो भी आ जाए, या यहाँ पे आप ये कर दीजिए 6 कर दीजिए, 6 4 40, 2 × 3 कुछ भी कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका 3 से डिविजल होता रहेगा, है ना, मतलब यहाँ पे 6 कर दीजिए तो भी डिविजल हो जाएगा, सॉरी ये 3 करने से नहीं होगा, मतलब एक ही सबसे कम वैल्यू कितना हो जाएगा, दो दो लेने से हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा ऊपर, और 36/3 12 मतलब डिविजल, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ये है, और इसका मान ज्ञात करना। देखिए इतना बड़ा नंबर लग रहा है, पर देखिए 3.17 लिखा है ना, उसको हम ए मान लेते हैं, सॉरी 3.17 को मान लीजिए एक्स, ठीक, और 9.12 को मान लीजिए वाई, ठीक, तो ये क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये इसको ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ये, इसको तोड़ दीजिए, ये दोनों को तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको तोड़ा है इधर लिखा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो -2xy कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई है, मतलब 2x² प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा ऊपर, 2x² प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा ऊपर, नीचे बच जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, तीसरा का आंसर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इस 128 303 247 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 7 4 7 और 19 बचे, कितना बचे, ठीक, तो मतलब वो जो नंबर होगा किसको विभाजित कर रहा होगा, इस सेंटेंस का क्या मतलब आपको, कि 128 को विभाजित करने के बाद कोई नंबर है x, उसको विभाजित करने के बाद शेषफल 4 बच रहा आपका, है ना, 4 बच रहा, मतलब कि 124 को x से डिवाइड कीजिएगा तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, 0 बचेगा, इसका यही मतलब है ना, अभी 4 बचा दे रहा है, अब डिवाइड करने के बाद नहीं बचेगा, क्योंकि 124 को डिवाइड कीजिएगा मतलब 4 कम को डिवाइड कीजिएगा तो कुछ भी नहीं बचने वाला, यही इसका कहने का मतलब होता है यहाँ पे, तो मतलब ऐसे ही हर एक में यही होने वाला है, मतलब 128 - 4 इक्वल टू 124, ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा उस नंबर, मान लीजिए कोई एक्स है, ऐसे ही 303 - 7 इक्वल टू 296, वो भी डिविजिबल होगा, एक से डिविजिबल होगा पूरी तरह से, कोई रिमाइंडर नहीं दे रहा होगा, मतलब शेषफल 0 होगा, 228 हो गया। अब इन सभी का आपको अब बोल रखा है क्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो इस सभी को डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर बचता, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कुछ नहीं, 0 बच रहा है, इसका यही मतलब है, तो इन सभी को डिवाइड कर, बड़ी से बड़ी की संख्या वो कौन सा नंबर होना चाहिए, तो इन सभी को डिवाइड करने के बाद 0 बच रहा है, उसी को बोला जाता है महत्तम समावर्तक, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 124 सबका निकाल दीजिए, 124 होता है, इसका फैक्टर होता है 2² × 31, 296 होता है 2³ × 37, और होता है 228 होता है 2² × 3 × 19, ठीक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं हम, जो सब में जो पहले तो फैक्टर वो सब में कॉमन होना चाहिए, है ना, HCF नाम ही है ना, कॉमन होना चाहिए पहले सब में, तो कॉमन क्या है यहाँ पे, 3 कॉमन है, नहीं है, ये सब कॉमन नहीं है, तो बस 2 ही कॉमन है, और उसमें हाईएस्ट कौन सा है, ये पावर हाईएस्ट 8 हो ले लेंगे, यहाँ भी आपका
2² था तो ये 8 हो गया 2। हाईएस्ट कौन सा है? फिर हाईएस्ट आप क्या लेंगे? वो जो जो इसमें मतलब ऐसा नंबर होगा जो सबको डिवाइड करने वाला होगा, तो सब उसका तो मतलब जो लोवेस्ट पावर वाला होगा और सब में होना चाहिए। मतलब 2² है, यहाँ पे 2², तो 2² इसको भी डिवाइड कर देगा, 2² इसको भी डिवाइड करेगा, तो मतलब 2² वो सबसे बड़ा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर देगा, इस सभी को डिवाइड करेगा। और 2² के साथ और कोई नहीं आने वाला क्योंकि सब अनकॉमन है, नॉट कॉमन है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। आंसर चौथा का आंसर 4। तो आंसर सी हो जाएगा इसका चौथा का। पांचवा क्वेश्चन, 120 के भाजकों की संख्या कितनी है? अब 120 अपना निकालना है आपको। तो करना क्या होता है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है क्वेश्चन। 120 के देखिए फैक्टर पहले निकालिए। ये आ जाएगा आपको 2Q31 इंटू 5। अब देखिए 2 से कितने तरह के आप फैक्टर बना सकते हैं? 3 से बना सकते, 3 का पहले छोड़िए, 2 छोड़िए, 3 का या 5 का, कुछ भी 3 पकड़ लीजिए। इसके फैक्टर कितने? 3 के कितने पावर वाले होंगे? 3 की पावर 0 भी कर दीजिए, वो भी इसका फैक्टर है। 3 की पावर 1 भी कर दीजिए, वो भी इसका फैक्टर है। समझ रहे हैं? तो मतलब 3 से कितना हो गया? 2 फैक्टर। कहने वाला जो पावर है 1+1 कर देंगे। 1+1 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ जीरो वाला आ रहा है, हर एक के साथ जीरो वाला आएगा। 5 जीरो आएगा, ये भी 1 आएगा। तो ऐसे ही सबका 2 क्यूब था, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो कहने का मतलब इसका कितना बच जाएगा? 3+1 बचेगा फैक्टर। 3 तरह से आपको पता है कि इस तरह 2 की पावर 0 पड़ेगा, 2 की पावर 1 बनेगा, 2 की पावर 2 बनेगा, 2 की पावर 3 बनेगा। इतने फैक्टर बन जाएगा दो, जो 2 की पावर में हो। मतलब ये सभी उस नंबर को 120 को डिवाइड कर देंगे। कोई ले लीजिए, 4 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी, तो यही है 4 बन, इसीलिए हम इसको 3+1 ले लिया। ऐसे ही 1+1, 1+1, और सभी इंटू होंगे, है ना, यहाँ पे सभी इंटू होंगे, क्योंकि इसमें से 2 लीजिए और इसमें से कुछ ले लीजिए, 3 में से कुछ पावर ले लीजिए, तो वो भी तो एक फैक्टर है। मतलब 2 इंटू 3 भी एक फैक्टर है, इसीलिए हम इंटू कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो सभी इंटू हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना है? ये आपका 4, ये आपका है 2, ये आपका 2, 4 दूनी 8, दूनी 16। इसके आंसर 16 हो जाएंगे, 16 फैक्टर बन जाएंगे। 120 के 16 फैक्टर है टोटल, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है एवं शेषफल का 6 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है भाज्य को लिखा जाता है भाजक इंटू भागफल। भाज्य जो होता है भाजक इंटू भागफल होता है। अब आपको दे रखा है शेषफल, दे रखा है 8, शेष मतलब उसको रिमाइंडर बोला जाता है, रिमाइंडर 8 दे रखा है, और भाजक दिया जा रहा है जिससे आप भाग दे रहे हैं, वो दिया जा रहा है आपको, मतलब क्वेश्चन होता है इंग्लिश में। इसको दिया, ये दिया 6 गुना इसका रिमाइंडर का, मतलब 6 9 8 48 हो जाएगा। और अब बोला भागफल जो हो रहा है ना, ये डिवाइडर होता है। जो भाजक होता है ना, जो डिवाइड करते हैं उससे डिवाइडर होता है। और ये क्वेश्चन जो आपको भागफल बच रहा है वो दिया है 48/2। क्वेश्चन में यही बोल रखा है कि आधा है ना, तो ये 24 हो गया। तो अभी करना क्या होता है, जो आपको भाज्य होता है, जो नंबर होता है वो होता है ये Q इंटू डी, मतलब 48 इंटू 24, प्लस शेषफल मतलब 8। इसको सॉल्व कर दीजिए, वही इसका आंसर है। इसका थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है ना, 8 8 चौका 32 और प्लस 8 40 होगा। लास्ट में जीरो आना चाहिए, जो भी आंसर होगा इसमें लास्ट में जीरो होगा। तो ऐसा आंसर तो आपको बी और डी दिख रहा है। पर एक चीज़ देखिएगा, बी और डी में बहुत बड़ा गैप है। ये आप देखिए 48 इंटू 24 कर रहा है 224। इसको ये 10 होता है ना, तभी ही 240 आ जाता आपका, ये आ जाता। मगर 48 से बहुत बड़ा नंबर आने वाला, मतलब यही आंसर होगा। उसके अलावा लास्ट में जीरो है ही नहीं। लास्ट में जीरो कैसे निकाला था, देखा है ना आपने? शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 48 इंटू 24 था, प्लस कितना था, 8 चौका 32, और शेषफल क्या 8 8 दिया हुआ था। तो ये इसका लास्ट में जो नंबर, इसको शेष करने के बाद लास्ट में जो नंबर डिजिट बनेगा, मतलब इकाई स्थान पे क्या बनेगा, ये बनेगा इसका इकाई स्थान 8 48 का, और इसका इकाई स्थान 8 इंटू 4 लीजिए, ये क्या आ जाएगा 32। तो इसका इकाई स्थान 2 बचेगा। मतलब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन में जो इकाई स्थान होगा, जो नंबर 2 बचेगा, 2 + 8 कितना होता है, 10 होता है। मतलब जीरो लास्ट में बचना ही बचना है। इसीलिए मैं बोला था कि जीरो वाला कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, बी और डी है।
तो बी तो होगा नहीं, क्योंकि 24 इंटू 10 होगा, बहुत छोटा नंबर है। और 840 भी है इसे, 840 भी है, पर आप देख सकते हैं उसको भी बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। 24 इंटू 48 कर रहा है, ठीक, 48 मतलब 4, समझ रहे, 4 मतलब 40 मान लीजिए, ये 40 होता तो कितना, 24 240 होगा, 240 उसका दुगुना कितना, 8 480 हो जाएगा, उसका दुगुना कितना, 960 हो जाएगा, मतलब 24 इंटू 40 960 हो जाता है, जो कि ये ऑप्शन में नहीं है। तो थोड़ा सा टिक लगाइएगा, तो जो चीज़ आप जानते हो उसी को फटाफट यूज़ करने की कोशिश कीजिए, तो निश्चित तौर पे टाइम शॉर्ट हो जाएगा, ये नहीं बोलने की एग्जैक्ट टाइम काफ़ी बच जाएगा इसका आपका। जो लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं उनका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या का अभाज्य नहीं है, मतलब जिसका विभाजन कर दिया जाए, है ना, वो हमें निकालना है। अब देखिए 317 313 ये सब आप मतलब समझिए, जो कैलकुलेशन करते हैं उसके बेसिस पे आपको अपना सोचना है और कुछ कोशिश करना है। इसको देखिए 1 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 3 से 8 9 तक तो मिलेगा नहीं, 7 से भी मिलेगा नहीं, फिर 11 से कीजिए, 12 से कीजिए, 13 से कीजिए, फिर 19 से कीजिएगा तो ये डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये विभाजन हो रहा है, मतलब ये विभाज्य नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, आय दिया है 3/2, मतलब ए की आय हो जाएगी मान लीजिए 3x, और बी की हो जाएगी तो 2x हो जाएगी। ऐसे ही व्यय दिया हुआ है, ए का व्यय मतलब इनकम हो गया ये, और ये हो गया आपका इनकम, और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। ए का हो जाएगा आपका कितना 5y, और बी का हो जाएगा आपका 3y, और दोनों बोल रहा है बजट कर रहा है। तो बजट का क्या मतलब, जो आपने कमाया, इनकम कमाया, और जो आपने दे दिया मतलब एक्सपेंडिचर कर दिया, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब यही आपका बचत होगा, जो कमाया और जो खर्चा कर दिया, तो उसके बाद जो बचेगा वही आपका बचत होगा। तो 3x, मतलब ए का लिख रहे हैं अभी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 200, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 200। तो इसको सॉल्व कर देना है आपको। यहाँ पे दोनों इक्वल कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 2x माइनस 3y, ये आ जाएगा आपको x इक्वल टू 2y हो गया। और आपको निकालना क्या था, a का निकालना है, तो हम x y को वैल्यू रख देंगे, है ना, दूसरे इक्वेशन में खासकर 2x माइनस 3 इंटू x/2 माइनस इक्वल टू 200, ये कितना हो जाएगा 4 3 x/2 इक्वल टू 200। तो x इक्वल टू 200 है ना, x इक्वल टू 400, सॉरी 400 है, और 400 है, तो आपको निकालना क्या था, a की आय, तो a की आय कितना है 3x है, और 3 इंटू 4x, x की कितना 400 वैल्यू थी, तो 1200 इसका आंसर हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, संजय अपने घर में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होता है तथा अपने कॉलेज 10 मिनट देर से पहुंचता है, जबकि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वो नियत समय पर पहुंचता है, तो घर तथा कॉलेज की दूरी कितनी है। तो देखिए तो समय, जो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक। ये बोल रहा है संजय अपने 10 मिनट देर से पहुंचता है, जबकि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चलता है, चलने पर वह नियत समय पहुंचता है। तो 6 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस कितना है, स्पीड 6 किलोमीटर पकड़ रहा है, जितना टाइम चाहिए मान लीजिए टी टाइम चाहिए उसको बनने, तो टी इतना हो जाएगा। दूसरे केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, उसको पहुंचना सेम ही जगह है, सेम जगह से स्टार्ट करके 5 किलोमीटर स्पीड है इसका, 5 किलोमीटर स्पीड, तो टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट देर से पहुंच रहा है, तो टी प्लस 10 मिनट। और ये 10 को 10 नहीं लिखेंगे, 10/60 निकलेगा, क्योंकि आपको जो स्पीड की ज़्यादा था किलोमीटर प्रति घंटा था, तो इसको भी 10 मिनट को भी 10/60 सेकंड कर देंगे, तो डिस्टेंस दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 6 इंटू टी इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस 1/6,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 6t इक्वल टू 5t प्लस 5/6। तो t इक्वल टू 5/6। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी थी ये निकालना है। तो 6 इंटू टी होता है, तो 6 इंटू 5/6। 6 से 6 कट गया, आंसर 5 आ जाएगा। तो आंसर आपका 5 किलोमीटर आ गया। ठीक, 9 का आंसर बी हो जाएगा, बी। 10वां क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों में 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए, किसी ने प्राप्त किया, हारने वाले ने 30% प्राप्त किया, तो जीतने वाले ने कितने किया होगा? 40%, 70%। क्योंकि यहाँ पे दो ही उम्मीदवार है ना, दो ही उम्मीदवार है, इसलिए 70% जीतने वाले ने किया होगा। ठीक, और ये 30% मतलब हार गया 210 वोट से, तो मतलब इससे कम 210 वोट लाया होगा, है ना। तो इससे कम 210 वोट लाया। वोट के मामले में 210 कम वोट है, तो परसेंटेज के मामले कितना परसेंट कम है? 40% कम है। तो 40% जो टोटल वोट है उसका ये कम लाया है इसके मुकाबले। तो मतलब 210 के जो गैप आ रहा है ये 40% के बराबर है। तो 40% का जो है गैप, किसका? टोटल वोट मान लीजिए एम है, उसका वो होगा 210। जीतने वाला 70%, हारने वाला 30%, तो दोनों के बीच का गैप कितना है? 40% है। मतलब 40% तो हारा है, और यही 40% बोल रखा है इन्होंने कि 210 वोट से हारा है। तो कहने मतलब ये 40% 210 के बराबर है। आपको यही निकालना था टोटल वोट, तो यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा आराम से। 25 इंटू 21, 25 50, तो 525 का आंसर हो जाएगा। 525 मतलब बी आंसर है, 10वां का बी। 11 क्वेश्चन है, एक बेईमान फल विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी के बाट में के स्थान पर वो 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? फल विक्रेता फल का क्रय मूल्य पर बेचता है, और वो 800 का बाट रहा है, मतलब जितना मान लीजिए खरीदा है पी प्राइस पे, तो बेचा भी पी प्राइस है। पर यहाँ पे पी प्राइस पर ग्राम आपको बदल जाएगा। पहले पी प्राइस पे बेचा है कितना? 1 केजी, 1000 ग्राम। अब पी प्राइस पे बेचा है कितना? 800 ग्राम, है ना। तो ये आपका असली सेलिंग प्राइस हो गया पर ग्राम, ये आपका पर सेलिंग प्राइस हो गया पर ग्राम। 1 ग्राम का इतना प्राइस हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस, और 1 ग्राम का इतना हो जाएगा। तो आपको निश्चित तौर पर दिख रहा है ये जो P/800 ये ज़्यादा बड़ा है P/1000 के मुकाबले। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस प्रॉफिट, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? P/800 माइनस P/1000। ठीक, ये वो हो जाएगा। फिर आपको परसेंटेज निकालना, तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करना पड़ेगा, CP क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ क्रय मूल्य से डिवाइड कीजिए, कहने का मतलब P/800 माइनस P/1000 इक्वल टू P/1000। तो परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 800 बट्टा 1000 इंटू 800 इंटू 1/1000 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखिए काट दीजिए, 1000 से 1000 कट जाएगा, ये 200/800 होगा इंटू 1000, ये 4 मरते कटेगा, ये 25%। तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। ये तो देखिए समझदारी के हिसाब से, मतलब समझते हुए इसको हमने सॉल्व किया। ठीक, और एग्ज़ाम में इतना टाइम है नहीं, तो ऐसे जो अशुद्ध होते हैं इसको सीधा निकाल सकते हैं। लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट, जितना डिफरेंस आपको हो रहा है सीधे पता चल रहा है। 1000 माइनस 800, 200 डिफरेंस आ रहा है, और डिवाइडेड बाई किसके रेस्पेक्ट में आप मतलब वो कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं 800 ग्राम के हिसाब से। इसके रेस्पेक्ट में आप 200 ग्राम का आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1000 बेच रहे हैं ना, खरीद रहे हैं तो 1000, और बेचे 800 ग्राम, तो मतलब किसके रेस्पेक्ट में आपको, मतलब इधर से इधर रेस्पेक्ट में एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है। देखिएगा तो 800 ग्राम में बेचने के बाद आपको मतलब 1000 पे 200 ग्राम प्रॉफिट हो रहा है।
तो 200/800 ऐसी सेम चीज़ आ गया, 25% निकल जाएगा यहाँ से एक लाइन में। और उसको डिटेल में समझते हुए मैंने एक और तरीके से कर दिया। 12वां क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितनों वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज वह 2 गुनी होती है। तो ये दूसरे भी सेट में है, तो इसको कर लेते हैं। देखिए इसको पूरा ऑब्जेक्टिव तरीके से, की प्राइस था पहले, मतलब मूलधन आपका इतना था, प्रिंसिपल अमाउंट इतना था, अब 3 गुना हो गया है 20 साल में। अब आपको पता है होना चाहिए 20 साल यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए हर एक साल इंटरेस्ट ना बराबर मिलता है सिंपल साधारण ब्याज में। पहले साल में आई मिला होगा तो दूसरे साल में भी आई, ऐसे करते करते 20वें साल में भी आई मिला होगा, तब जाके 3P बना है। मतलब देखिए 3P माइनस P बटा 20 साल की जगह, तो ये आ जाएगा आपका 2P बटा 20 साल इक्वल टू P बटा 10 साल। ठीक, तो हर एक साल इतना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, है ना, क्योंकि ये जो पी थी भी बना कैसे, ये पी क्यों, मूलधन उतना ही था, इसमें क्या इंटरेस्ट हर साल का ऐड होता गया पी में भी, तो 3P बन गया। तो 3P माइनस P बटा 20 साल जो आ जाता है P बटा 10 साल, मतलब हर एक साल आपको P बटा 10 करके इंटरेस्ट मिला है, P बटा 10 करके इंटरेस्ट मिला, P बटा 10 करके इंटरेस्ट मिला। तो ये P और कब हो जाता है, मतलब 20 गया और P बटा 10 आ रहा है, 3P आप बन जा रहा है इसको 20 साल में। तो P बटा 10 P बटा 10 P बटा 10, ये 3 बटा 10 P बटा 10 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मतलब ये P बन जाएगा P बटा 10। P कब बन जाएगा, इसको 10 से इंटू करने पे, मतलब यहाँ पे 10 साल हो जाना चाहिए, तब जाके ये P इंटरेस्ट मिल जाएगा। और P तो आपको पहले से लगा हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट पहले से लगा हुआ, तो P प्लस इंटरेस्ट कितना P मिल गया, तो 2P हो जाएगा ना, दुगुना हो जाएगा। ठीक, ये तो थोड़ा और समझते हुए था। और दूसरा एक और चीज़ देख सकते, 3P है यहाँ पे, ये P है तो इसका P अमाउंट दुगुना बढ़ गया कितने 20 साल में, तो एक गुना कब बढ़ेगा 10 साल में, 10 साल में एक गुना और बढ़ जाएगा। मतलब शुरुआत में P था वो तो रहेगा ही रहेगा, और इतना P बढ़ गया 10 साल में। तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, आपको थोड़ा सा समझिएगा तो 10 साल में इसका हो जाएगा 2P। अब 13वां क्वेश्चन है, 40 आदमी किसी कार्य को एक नियत समय में कर सकते हैं, यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाए तो इस पूरे करने में 6 अतिरिक्त दिन की आवश्यकता होती है और 20 आदमी उस कार्य को। देखिए एक होता है फार्मूला MDH, फार्मूला पता है MDH, ये मेन होता है, मतलब आदमी डे होता है, फिर आवर होता है, और ये W होता है वर्क, काम कितना कर रहा है। ठीक, अब देखिए तो पहले बोला है 40 आदमी है, मान लीजिए X दिन में पूरा करता है, फिर आ गया दूसरे बार आया क्या 30 दिन आदमी लगाने से वो 6 दिन एक्स्ट्रा लेता है, मतलब X प्लस 6 दिन एक्स्ट्रा लेता है। मतलब MDH में क्या है MDH बाई W 1 दे रखा है, H भी दे नहीं रखा है, मतलब 1 ले लीजिए, दिन दे रखा है, ये कर रहा मेन आदमी ये है। यहाँ से X की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, 40X इक्वल टू 30X प्लस 180, तो ये हो जाएगा 10X इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा X इक्वल टू 18, मतलब 40 आदमी 18 दिन में काम को पूरा कर देगा। अब बोला है 60 आदमी कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक ना, तो कीजिए 40 इंटू 18 इक्वल टू 60 इंटू वाई दिन, मान लीजिए वाई दिन, तो MDH में MDH बाई W, MD मेन इंटू D, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये से ये कट जाएगा 6×3 18, तो वाई इक्वल टू 12 दिन आ जाएगा, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। 60 आदमी 12 दिन में उसको पूरा कर देगा। यदि एक खंभे की ऊंचाई 2/3 मीटर और उसकी छाया 2 मीटर लंबी है तो सूर्य की ऊंचाई का कोण निकालना है। देखिए इसको बस समझना होता है। ये देखिए इधर सूर्य भगवान होंगे, ये 2/3 इसका खंभा कर रहा है, और ये इसका छाया पड़ेगा इधर से भगवान सूर्य जी है तो इधर पड़ेगा, कितना मीटर पड़ रहा है 2 मीटर पर। तो यही पूछ रहा है कि सूर्य कितने भगवान पे कितने डिग्री पर, मतलब सूर्य जो है ना इतने डिग्री पे होगा कुछ, ये थीटा, ये भी थीटा मान लीजिए, तो tan थीटा निकाल के tan थीटा हो गया 2√3/2, मतलब √3, तो ये √3 tan थीटा होता है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है।
इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर डी होगा 60 डिग्री। सोमवार से बुधवार तक 15वां क्वेश्चन है। औसत तापमान 37 डिग्री है। मंगलवार से बृहस्पति तक औसत तापमान 34 डिग्री है। यदि बृहस्पति के वार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो बृहस्पतिवार का तापमान कौन सा है? देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है सोमवार से बुधवार, सोमवार मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बटा 3। तो औसत तापमान 3 × 27 कर दें, 37 कर देते हैं। ठीक, फिर बोला मंगलवार मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और थर्सडे, ट्यूसडे मतलब थर्सडे, ये हो जा रहा है आपका औसत तापमान 34। तो 3 × 34 हो गया। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार इसके मुकाबले 4/5 है, ठीक ना? मतलब टी एच कितना है? 4/5 और यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 तो एम का 4/5 है मतलब। तो अब क्या कीजिए, दोनों का माइनस कर दीजिए। इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो टी डब्ल्यू तो कट जाएगा, दोनों में बचेगा एम माइनस 4/3 में इक्वल टू 3 × 37 माइनस 34। 3 × 37 माइनस 34 तो 1/1 माइनस 4/3 एम। 3 × 37 माइनस 34 होता है 3, है ना? ये हो जाएगा आपका, ये आपका 4/5, ये हो जाएगा 1/5 एम इक्वल टू 9। तो एम इक्वल टू 40, मतलब मंडे का तापमान हो जाएगा 9 × 45 हो जाएगा 45। और आपको पूछ क्या रहा था? बृहस्पतिवार का तापमान, तो 4/5 ऑफ एम, 9×36। तो इसका आंसर आ जाएगा बी 36। 16वां क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति के प्रश्न चिन्ह पर आएगा, है ना? 16वां क्वेश्चन। तो देखिए सब स्क्वायर ही दिख रहा है लगभग। ये 12 स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर है। ठीक, ये तो पता ही होगा 14 स्क्वायर है। ये 7 5 होता है ये। ठीक, ये कितना 12 का स्क्वायर था, ये 7 का स्क्वायर था, तो 7 5 12 होता है। यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 42, ये सब स्क्वायर दिख रहा है आपको। पर ये एक स्क्वायर मतलब कुछ इस, इन सभी और इसमें कुछ अलग रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है? ये 12 है, देखिए 12 है, ये 12 का स्क्वायर तो 12 लिख दिया, प्लस 7 का स्क्वायर तो यहाँ पे 7 लिख दिए, प्लस 6 का स्क्वायर को 6 लिख दिए। इसको ऐड कीजिएगा तो 25 आ जाता है। मतलब ये जिस चीज़ का ये तीनों स्क्वायर है ना, उसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ये जो है 23 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, तो ऐसे लिख दे 23 प्लस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 42 आ जाना चाहिए। ठीक, तो 23 14 होता है 37 प्लस एक्स इक्वल टू 42, तो मतलब 5 इसका आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर यहाँ पे होना है, 5 स्क्वायर होना पड़ेगा, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। 16 का सी। अब 17वां क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा? विपरीत अक्षर में लिखिएगा तो क्या होता है? देखिए 26 होता है, तो मतलब 13 इधर 13 इधर,
तो 27 होता है तब ना बोलते हैं कि इसके एक साइड इधर 13 है और एक साइड होता है 13, तब ना बोलते बीच में एक जो है 27वां नंबर 13 प्लस 13 26 एक साथ है, वो भी ठीक बीच में। तो यहाँ पे कोई ठीक बीच में जैसा कुछ नहीं होने वाला है ना, इनमें से कोई नहीं होने वाला, कोई बीच में नहीं होने वाला, साइड में होगा। मतलब बीच का एवरेज बोलता तो क्या लीजिएगा, एन एम में से क्या लीजिएगा या एम एन ओ में से क्या लीजिएगा, कुछ नहीं ले सकते। इसका आंसर डी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में स्प्रिंग को ये लिख दिया गया है। तो देखते हैं, एस टी यू एक छोड़ दिया, टी छोड़ दिया, यू पी एम एन ओ पी एन ओ छोड़ दिया, मतलब इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, छोड़ दिया, आर एस टी यू, आर एस टी यू आ गया, ठीक। एफ जी जी एच दो छोड़ दिया, तो पहले दोनों एक छोड़ा, इधर में एक छोड़ा, इधर में एक छोड़ा, एक एक छोड़ा, फिर इधर में दो छोड़ा, फिर इधर में दो छोड़ा, ऐसे फिर इस लग रहा अगला तीन छोड़ेगा, एन एम एन ओ पी क्यू और बिल्कुल अगला तीन छोड़ रहा है, ठीक। तो मतलब इधर में एक छोड़ेगा पहले, एम एन छोड़ देगा, ओ आ जाएगा, ठीक। फिर इधर से एक छोड़ेगा, एम एन ओ आ जाएगा, ठीक। तो इधर में एम हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा। फिर इधर से दो छोड़ेगा, बी सी डी छोड़ देगा, ई आ जाएगा। ओ एम ई कौन सा है, तो आंसर डी है इसका, 18 का सीधा डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, यह विकल्प चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 342 है, 453 और ये है। तो देखिए सम करने से सीधा आ जा रहा है, एक 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 सम कीजिए इसमें, तो ये 453 आ जा रहा है। ऐसे ही इसमें प्लस एक 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 कीजिए, क्या ऑप्शन में है वो चेक कीजिए, 2 4 9 942 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, मतलब ये लॉजिक काम कर गया। कोई भी लॉजिक से आपका आंसर आ जा रहा मतलब सही है, ठीक ना। तो 19 का हो सकता है इस क्वेश्चन में और भी लॉजिक हो, ठीक ना, उस पर दिमाग नहीं देना ज़्यादा, फिलहाल एक लॉजिक से आ गया तो काम कीजिए, निकल गया। तो देखिए तो यहाँ बी सी सी है, तो यहाँ पे सी कर देता है, ठीक ना, फिर बी सी सी, फिर बी है, तो यहाँ पे बी कर देता है। तो यहाँ ए के बाद क्या है, बी सी सी बी है, फिर यहाँ पे ऐसे कीजिए ए बी सी सी बी ए, ठीक, ए बी सी सी बी ए, फिर ए बी सी सी बी ए, तो क्या हो जाएगा, सी ए बी ए सी ए बी ए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 20वां का डी। 21वां क्वेश्चन है, दी गए प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है, तो वह विकल्प को चुनना है। देखिए तो ये सब जो है ना, कोई भी नंबर आपको 1036 खास कर पकड़िए और है, तो स्क्वायर उसका कुछ टाइप का दिख नहीं रहा है, ठीक। जब स्क्वायर नहीं दिखे ना तो सीधे सम के आसपास जाइए, मतलब डिजिट का सम कीजिए या 2 को पकड़िए फिर उल्टा कीजिए, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो डिजिट का सम कीजिए, क्या सम में सेम दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, मतलब 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 6, सभी का जो मान है उसको 10 आ रहा है। यहाँ पे 7 प्लस 2 प्लस 1 10 आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 10 आ जा रहा है, पर यहाँ पे देखिए इसको ऐड कीजिए, 7 प्लस 3 6 प्लस 4 ये 20 आ रहा है, तो ये आंसर गलत है, ये अलग है। इस लॉजिक से काम करिए और 7 3 6 4 आ गया, एक अलग ही तरह का विषम बिल्कुल अलग तरह का आ गया, तो ये लॉजिक सही है। हो सकता है दूसरा भी लॉजिक काम हो जाए इससे क्वेश्चन में। देखिए इसमें हम खुद से लिख लेते हैं पहले, तो P ग्रेटर देन S है, तो देखिए P ग्रेटर देन Q है और Q खुद ही कर लेते हैं, P ग्रेटर देन आपका Q है, ग्रेटर देन इक्वल टू Q है, और Q है आपका A से बड़ा, Q ग्रेटर देन A है, A है आपका S के इक्वल। फिर S के बारे में क्या चर्चा है, S ग्रेटर देन S लेस देन इक्वल टू है R, तो S लेस देन इक्वल टू है R, ठीक, और R लेस देन इक्वल टू है T, ठीक है, T कहने का ये मतलब, तो ये दोनों के बारे में क्या बोल रखा है, ये किससे लेस हो जाएगा, A और S R से लेस हो जाएगा,
लेस देन इक्वल टू, और आर जो किससे लेस हो जाएगा, टी से लेस हो जाएगा। तो देखिए इसमें, इस लॉजिक में पी क्या बड़ा है इससे, पी यहाँ पे आता सबसे बड़ा है ना, पी एस से बड़ा होगा ही होगा। क्यू बड़ा है एस से, बिल्कुल क्यू बड़ा है एस से, तो दूसरा भी हो जाएगा। ए बड़ा है टी से, तो ये रिलेशन नहीं, ये 100% गलत है, क्योंकि ए बड़ा है एस से और एस इक्वल टू है, तो टी बड़ा होगा ए से, उल्टा होगा यहाँ पर। ए बड़ा है क्या आर से, ये देखिए आर है और ये लेस देन है, बिल्कुल गलत है ये। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा ना, विकल्प 1 और 2 सही है। तो 22 का आंसर सी। राम श्याम के बेटे की शादी में गया। राम श्याम की बेटी की दादी के पुत्र वधू के पति का भाई है। राम के बेटे का श्याम से क्या रिलेशन है, ठीक है। राम एक शादी में गया, राम के बेटे का शादी था, राम श्याम की बेटी की दादी, श्याम है कोई, इसकी डॉटर है, डॉटर की दादी, ये बेटी है, श्याम की बेटी है ना, श्याम की बेटी है, तो इसकी दादी मतलब ये क्या, इसके फादर होंगे और इनकी वाइफ होगी, की दादी, ये दादी लगी इनकी, डॉटर की दादी हो जाएगी ये वाइफ की। पुत्र वधू, पुत्र वधू का क्या मतलब होता है, ये पुत्र हो गए और इनके वधू मतलब इनकी जो बीवी होगी, वाइफ होगी, मतलब डॉटर की माँ होगी वो, के पति का भाई। पुत्र वधू ये होगा, इनके पति कौन हो गए, इसी के पापा हो गए, मतलब श्याम हो गए, का भाई, यहाँ पे भाई है कोई है, राम श्याम की बेटी की, तो राम है मतलब, अब भाई कौन हो गया, राम है, तो राम के बेटे का, तो राम का कोई बेटा है यहाँ पे, श्याम से क्या रिलेशन है, तो ये चाचा हो जाएंगे, भाई है तो चाचा हो जाएंगे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसका सी मतलब चाचा भतीजे का रिलेशन हो जाएगा। और श्याम एक पुरुष है, श्याम तो राम के बेटे का, तो बेटे का श्याम से भतीजा हो जाएगा ना, इसका भतीजा हो जाएगा, राम राम का बेटा श्याम का भतीजा हो जाएगा। अब किन चिन्हों को परस्पर बदलने के बाद समीकरण सही बैठेगा, तो इसमें देख लीजिए एक एक ऑप्शन को और चेक कर लीजिए, जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा। 25वां दिया गया शब्दों को सार्थक क्रम में करना है। देखिए ये जो सिट्टी लिखा है ये मिट्टी है ना, मिट्टी, तो सबसे पहले मिट्टी को लेना है हम लोगों को, फिर उसमें पौधा लगाना है, फिर पौधे से कपास पैदा होगा, फिर कपास को हम एक जगह बहुत ज़्यादा एक जगह करेंगे, फिर धागा पैदा कर देंगे, धागे के बाद क्या बनेंगे, कपड़ा बनेगा एक, तो वो कपड़ा एक एक छोटा छोटा कपड़ा बनेगा, फिर उसको सिल साल के पोशाक बन जाएगा, पहनने लायक बन जाएगा। तो कहने के बाद हो जाएगा 3, 3 के बाद 6, तो बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। हमें प्रश्न की जगह की कौन सा नंबर आएगा ये देखना है। तो देखिए एकाएक बड़ा होते जा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा होते जा रहा है, तो या तो स्क्वायर क्यूब हो रहा है, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये 48 तो कुछ नहीं है, ये तो क्यूब है, ये तो स्क्वायर है, मतलब ये भी लॉजिक नहीं काम करेगा। फिर देखिए डिवाइड कीजिए किसी चीज़ से, तो 16 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 48 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने से ये आता है, इसको 5 को डिवाइड करने से ये नंबर आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 9 96 इंटू 6 कर कीजिए तो क्या आता है, 6 के 36, 54, बिल्कुल सही है, 6 से डिवाइड किया गया है यहाँ पे, यहाँ पे 6 से डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे 5 से डिवाइड करने के बाद ये नंबर आएगा, और इस नंबर से 4 को डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा। कहने का ये मतलब क्या है, इस नंबर का ये 4 गुना है ना, 4 इंटू 48 है, तब ना उसको 4, इस नंबर को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 48 आएगा, तो इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 48 आएगा ना, ये बोला, तो 8 चौका 32, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें देखिए थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस 14 का है, तो कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, 1 4 1 14 कोई पैटर्न नहीं है, स्क्वायर क्यूब भी नहीं है, तो मतलब कुछ 2 को प्लस की 2 को इंटू कीजिए, कुछ प्लस कीजिए,
तो 1 से 2 कैसे जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 पहुँच जाएगा। 2 से 6 कैसे जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 2। 6 से 7 कैसे जाएगा? 6 इंटू 6 प्लस, तो यहाँ पर नहीं है। एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे, पहले में तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कर दिया, पर यहाँ पे 3 देखिए, 2 तिया 3 है और 7 तिया 21 है, और इस दोनों में कुछ रिलेशन होगा, फिर इस दोनों में कोई रिलेशन होगा, और यहाँ पे 3 गुना है ना। ऐसे ही यहाँ पे करना है हम लोग को, यहाँ पे 3 गुना है, तो फिर ठीक ना, यहाँ पे कुछ रिलेशन होगा, और ये 3 गुना आएगा, मतलब इसका ठीक ना, क्योंकि एक एक छोड़ के 3 गुना हो रहा है, एक एक छोड़ के 3 गुना हो रहा है, ठीक ना। तो 67 इंटू 3 कीजिए इसका, तो जो आंसर है वही है आंसर इसका ना, 67 इंटू 3, तो ये एक एक छोड़ के 3 गुना हो रहा है, 7 3 21, तो 67 इंटू 3, 7 3 21, 2 6 18 19 20, इसका सी आंसर हो जाएगा, 27 का सी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्द को चुनिए। AZBY, DWEBHSIR। देखिए, तो ए से गया, बी और सी को छोड़ दिया, डी आ गया। डब्लू से देखिए एक्स और वाई को छोड़ दिया, मतलब इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। बी से गया, 2 को छोड़ दिया, ये आ गया। भी से गया, 2 को छोड़ दिया, ये आ गया। तो मतलब इस डायरेक्शन में हमको 2 को छोड़ के जाना, एच, जी एच, आई और जे छोड़ देना है, तो इधर के आ जाएगा। तो के का ऑप्शन बहुत सारा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखना है, इधर से 2 छोड़ के ये आना चाहिए। पी लेता है, पी लिए, क्यू आर छोड़ दिया, एस आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ऐसे ही आई का फिर देखना है, आई को 2 छोड़वा देना है, इधर पहुंचा देना है, आई जे के छोड़वा देना, एल पहुंचा देना, ए पी एल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डी आंसर। डी 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिया गया वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इससे कर सकते हैं कि नहीं। तो देख लीजिए, एल आपको दिख रहा है, एल तो कहीं दिख नहीं रहा, तो एल ये बनेगा नहीं, डी आंसर नहीं बनेगा। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जब बनेगा कि नहीं, लास्ट वाले को चेक किया कीजिएगा, मैक्सिमम आंसर इधर ही छुपा रहता है। और कोई लेटर पे फोकस कीजिए, ओवर ऊपरी ऊपरी तौर पे लेटर पे फोकस कीजिए, तो बहुत ज़्यादा चांस है कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, तो गलत संख्या का निकालना है, ठीक। देखिए यहाँ पे 4 चौका 16, चौका 64, ठीक, 5 25, 125, तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, 3 3 के मतलब पेयर बने हुए हैं, देख रहा है आपको, ऊपर ऊपर दिख रहा है, तो 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई क्यूब है ना, 3 का क्यूब तो सही दे रखा है 27, यहाँ पे 3 तिहाई 9 होना चाहिए, 3 स्क्वायर होना चाहिए, तो 10, तो 30 का आंसर सी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, एक आदमी सुबह सूरज की ओर मुख करते हुए अपनी यात्रा शुरू करता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है, फिर बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं। देखिए, 31वें क्वेश्चन में है, एक आदमी सुबह सूरज की, तो सूरज देखिए, सुबह सूरज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सूरज सुबह सुबह है, मतलब पूरब डायरेक्शन में सूरज है, तो कहने मतलब सूरज की तरफ मुड़ और मुख करके वो चलता है, मतलब इस डायरेक्शन में चलता है, पूरब डायरेक्शन में। वो मतलब वो शुरू में चलता है और कुछ डिस्टेंस नहीं दिया कितना चला, चलिए ठीक है, कुछ चल गया ये, फिर वो दाएं मुड़ता है, तो इधर आप देख रहे होंगे ना, मतलब सूरज की तरफ, तो मतलब आपका दाएं कौन सा होगा, नीचे होगा, ठीक ना। तो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, चलिए इधर अब 2 किलोमीटर चल गया वो फिर से दाएं मुड़ता है। अब देखिए, कोई नीचे देख रहा है नीचे, तो उसका दाएं पता कौन सा होगा, ये डायरेक्शन होगा। दाएं मुड़ता है और करने के बाद 3 किलोमीटर चलता है, चलिए 3 किलोमीटर चल गया वो। अब वह किस दिशा में का सामना कर रहा, तो देखिए अब इस यहीं पे पूछ दे, ये कौन सा दिशा है, ये कौन सा दिशा है, पश्चिम है, तो 31वां का आंसर सी हो जाएगा।
तो 31 का आंसर सी। 32वां क्वेश्चन देखिए, प्लस का अर्थ ये है तो रिप्लेस कर दीजिए जैसे जैसे बोला है। प्लस का मतलब डिवीजन है तो यहाँ पर डिवीजन कीजिए, ठीक। डिवीजन का अर्थ है माइनस, माइनस कीजिए। माइनस का अर्थ है इंटू, तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा। इंटू का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 12/6 2 हो जाएगा। फिर माइनस लिखिए और ये फिर करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन बोर्ड मास के हिसाब से, BODMAS। डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब, 3 × 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपका 8 था, ये 8 है तो प्लस 8 कर देंगे। तो फिर क्या करेंगे, अब एडिशन करेंगे तो इसको पहले करेंगे 2 - 14, 8 6 14। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 - 14 हो जाएगा -12। तो इसका आंसर -12 आ गया, जो कि ऑप्शन में कहीं है नहीं, ठीक ना। तो चलो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, प्लस का अर्थ है डिवीजन, प्लस का अर्थ डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन का अर्थ है माइनस, डिवीजन का अर्थ है माइनस, ठीक है। और माइनस का अर्थ है इंटू, तो इसको इंटू कर दीजिए। और इंटू का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए, तो पहले डिवीजन करते हैं। बोडमास एक रूल होता है, BODMAS। पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन करते हैं, 12/2 6, 12/6 2 हो जाता है। फिर माइनस कीजिए, फिर इंटू करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, तो 3 दूनी 6 प्लस 8, तो 8 + 2 ये हो जाएगा आपका 10। 10 - 6 = 4, तो 32 का आंसर 4 हो जाएगा। नीचे दिए 33वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द C 1 में रहता है। बिल्कुल, मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है ना, जल में रहती है। तो 33वां का आंसर D हो जाएगा। 45 बच्चों की कक्षा में शुरुआत से नेहा 15वें स्थान पे, तो आखिरी से उसका स्थान क्या होगा। अब देखिए, अब जैसे 4 का ले लीजिए, 1 2 3 4 आदमी है एक क्लास में मान लीजिए। तो इस आदमी का पोजीशन कौन सा बोलिएगा, 2 बोलिएगा। इधर से कौन सा पोजीशन बोलिएगा, इस आदमी का तीसरा बोलिएगा। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। और क्लास में कितने लोग हैं, 4 ही लोग हैं ना, तो मतलब 5 = क्या ले सकते हैं, 4 + 1, ठीक है। तो 4 जितने लोग होंगे +1 कर देना है यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे कर देना। एक साइड से 15 तो 15 लिख देंगे। दूसरे साइड से मान लीजिए x है, दूसरे पोजीशन दूसरे स्थान से, दूसरे साइड से आखिरी से, तो ये क्या हो जाएगा, 45 + 1 है ना। तो ये 46 हो गया और ये 15 + 1, तो इसका आंसर क्या हो गया, 31। इसका आंसर 31 हो जाएगा। 34 का आंसर C। अब देखिए 35वां है, सांकेतिक भाषा में आर्गो को ये लिख दिया गया है, तो उल्टा ज़्यादा चांस लग रहा है। Y से जाइए C की तरफ, B है। R के जाए RS, GE G। तो ये उल्टा नहीं है। तो देखिए C से गया, D छोड़ दिया, E गया, S T छोड़ दिया, U आ गया, है ना। मतलब इधर एक एक जा रहा है। फिर E F छोड़ दिया, G आ गया, ठीक। P से Q छोड़ दिया, R आ गया। Y से Z छोड़ दिया, A आ गया। मतलब इधर से इधर हर एक डिजिट +1 हो रहा है, ठीक ना। ऐसे यहाँ पे ऑप्शन से इधर +1 होगा, मतलब इसमें से -1 कर दिया। D से -1 C आ जाएगा ना। तो सांकेतिक भाषा में डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा, D से -1, मतलब -1 कहने का -1 एक छोड़ देना और फिर एक और लेटर लिखना। तो D से एक छोड़ दीजिएगा तो क्या, C छोड़ देना और लिखना पड़ेगा B। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। 35वां का ये हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, एक पासा का 2 स्थितियाँ दे रखी है। यदि पासे की निचली सतह पर 3 है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। आप देखिए, आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ। एक ये है पासा, 6 पैसे इसके टोटल, 6 पैसे, 1 2 3 और एक इधर है, एक पीछे से है और एक नीचे से है, 6 हो गए टोटल।
अब ये साइड को पकड़िए और ये नीचे वाला साइड को, सामने जो दिख रहा है, अब ये दोनों साइड को टच करता हुआ ना, और छूता हुआ दो ही साइड होगा, एक ये साइड होगा और ये साइड होगा, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब, अगर मैं एक साइड पे पता चल गया, एक फिगर से ये पता चल गया कि इस पे लिखा हुआ है कुछ और इस पे लिखा हुआ है, तो दूसरे फिगर से में इस पे लिखा हुआ है कुछ, ये पता चल रहा है, और एक फिगर में इससे पता चल रहा है, मतलब ये और ये एक दूसरे के उल्टे विपरीत दिशा में होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे यही कंसेप्ट, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब ये जो फेस है ये दोनों कॉमन है दोनों में, है ना? जो मैं बोल रहा था यहाँ पे ना, ये दोनों फेस कॉमन है, तो एक में ये दिखेगा तो दूसरे में ये दिखेगा आपको, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। एक में 4 दिख रहा है और एक में 2 दिख रहा है, मतलब एक में 4 इधर होगा और 2 इस साइड होगा, मतलब इधर से 2 हो जाएगा, मतलब आपको अपोजिट वाला हो गया फेस, 2 और 4 अपोजिट हो गया। पर क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 का उल्टा होना चाहिए। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 6 और 4 है, मतलब इधर कहीं पे 6 होगा और कहीं पे 3 होगा, ठीक ना? मतलब जो भी है, इधर हो सकता है 3 हो, इधर 6 हो, इधर 4 हो, इधर 2 है, मतलब 3 3 6 4 2 आपको जो दिख रहा है ना इसी फेस पे है, ठीक? 3 6 4 और इधर 2 इसी फेस पे, तो फिर बचा आपका कितना? अब देखिए अपोजिट में क्या होगा, अब इधर बचा एक और एक नीचे नीचे से बचा, इधर से बच गया और एक नीचे से बच गया, तो 2 3 4 6, अब बचा क्या, 1 और 5 बच गया। तो 1 और 5 के बारे में कोई रिलेशन क्वेश्चन में नहीं देगा, तो या तो इधर 1 हो सकता है, इधर 5 हो सकता है, या इधर 5 हो सकता है, इधर 1 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो 1 या 5 में से पक्का है कि कोई एक होगा, तो 36 का आंसर ए हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही आकृति का चयन करें। नीली आंखें वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर। देखिए नीली आंखें वाले व्यक्ति, कुछ स्त्रियां भी हो सकती है, कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं, या ये समझिए जो स्त्रियां होंगी, कुछ स्त्रियां होंगी, कुछ नीली आंखों वाले लोग होंगे, इसमें से कुछ स्त्रियां होंगी और कुछ डॉक्टर होंगे, जो स्त्रियां भी होंगी और कुछ नीली आंखें वाले भी होंगे। तो इस तरह का बेस्ट ऑप्शन है, आंसर इसका डी आना चाहिए। सबसे बेस्ट आंसर डी है इसका, बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी है, बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल डी आएगा। क्योंकि क्या है कि नीली आंख वाले कोई व्यक्ति है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, मतलब स्त्री हो सकती है, कुछ डॉक्टर होंगे जो कुछ पुरुष हो सकते हैं, कुछ महिला हो सकती है, कुछ नीली आंखें वाले हो सकती है। तो कहना मतलब इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा डॉक्टर। 38वां क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ी है पी क्यू आर एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व है, आर पी के दक्षिण में है और एस पी के उत्तर में है। देखिए 38वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है आपको क्यू पी के पूर्व में है, तो आपको पता है पूर्व ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट पश्चिम, मतलब ईस्ट वेस्ट मतलब पश्चिम, ये नॉर्थ और ये साउथ मतलब उत्तर और दक्षिण, ठीक? क्यू पी के पूर्व में है, अब क्यू बना दिए पी के पूर्व में है, क्यू ना पी के पूर्व में, मतलब पी इधर होगा तो क्यू इधर होगा, तभी तो बोलेंगे क्यू पूर्व में आ गया, पी के पूर्व में है, ठीक है? क्यू पी के पूर्व में है, ठीक? और दे रखा आर पी के दक्षिण में है, तो दक्षिण नीचे का डायरेक्शन होगा, मतलब आर इधर हो जाएगा, और एस पी के उत्तर में, तो एस ऊपर हो जाएगा, एस उत्तर, उत्तर डायरेक्शन ऊपर होता है। एस और क्यू के बीच में डायरेक्शन हमें निकालना है, एस और क्यू, तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बना दीजिए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया साउथ, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाएगा 38 का सी, ठीक? 39वां, इस आकृति में कितने वर्ग है, अब वर्ग हमें निकालना है। तो इसमें तो आपको वर्ग निकालना थोड़ा वो है कि वाकई में वर्ग कौन सा कैसे पता चलेगा, कुछ डायमेंशन तो दे नहीं रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रिलिमिनरी करने की ज़रूरत नहीं है, निकालना निकाल लें, बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है यहाँ पे, है ना, 10 12 14, तो निकालना निकालते रहिए आराम से। अदरवाइज सबसे बड़ा चीज़ है कि ये वर्ग तो वर्ग होल की तरह दिखना चाहिए ना, या वर्ग की तरह कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये थोड़ा सा लग रहा है वर्ग है, ये तो थोड़ा लग भी रहा है, ये दोनों और तो लग ही नहीं रहा है, तो
देख लीजिए। तो 40वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा है उसी श्रेणी के समूह का दूसरा सदस्य होगा? लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर। तो देखिए ये सभी कैपिटल है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, पटना हो गया हमारे बिहार का, भोपाल हो गया आपका मध्य प्रदेश का, जयपुर हो गया राजस्थान का। तो ये सभी में देखिए पुणे, इंदौर, मैसूर तो कुछ कैपिटल है ना, ये सब रीजन है। बेंगलोर मतलब कर्नाटक का रीजन है। ये इंदौर भी मध्य प्रदेश में है, ये आपका महाराष्ट्र में है, और शिमला राजधानी हिमाचल प्रदेश की। तो ये था आपका 17वें सेट का 40 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित तौर पे इसको शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपको कहीं पर डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं। नमस्कार।